डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ख़त लिखा गया है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बरतानवी हुकूमत को कि नवाज़ शरीफ साहब मतलूब हैं, मुजरिम हैं, करप्शन में मुलव्वस हैं, उन्हें वापस किया जाए। ज़ाहिर अब इसका जवाब आएगा, उस पर ही कोई फ़ैसला होगा। कानूनी तौर पे पाकिस्तान के पास नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, जो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये ख़त, इसके लिए मेरे ख्याल में सही टर्मिनोलॉजी नहीं है। ये एक एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट है, इसलिए कि जो रियासतें हैं उनसे जब मुलज़मान की हवालगी का मुतालबा किया जाता है तो उसको लॉ की ज़ुबान में एक्सट्रेडिशन कहते हैं। एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट से पहले भी जो डिप्लोमेटिक हमारे ज़राए थे उनको इस्तेमाल किया गया, ये मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा ये पहलू हो गया कि एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट इस वक्त इंटरटेन हो गई है पाकिस्तान की, उसको फोर्थविथ रिजेक्ट नहीं किया गया। अब वहाँ की जो एक खातून वज़ीर हैं, वो जो वहाँ पे वज़ीर का मतलब तो होता है, आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ महकमों के वो सेक्रेटरीज लगा के उनको वजारती इख्तियारात, वो जो है उनके पास ये रिक्वेस्ट अब प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने का तरीक़ाकार मैं लोगों को समझने के लिए बता देता हूँ कि उन्होंने इसके बारे में एक कमेटी या कमीशन बिठाना है, और वो कमेटी या कमीशन दो चीज़ें देखेगी। एक ये देखेगी कि क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे रियासत पाकिस्तान इनकी एक्सट्रेडिशन मांग रही है। यहाँ मैं एक लम्हे के लिए रुक जाता हूँ। ये पाकिस्तान की तारीख़ का और बरतानिया की तारीख़ का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ का और इस रीजन की तारीख़ का यकीनन इस एतबार से सबसे अलहदा और डिस्टिंग्विश्ड केस है कि इसमें एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में जेल की तरफ से करप्शन पे सेंटेंस किया गया, सेंटेंस सर्व करते करते वो बीमार हुआ और बीमार होने के बहाने की वजह से वो मुल्क से बाहर निकल गया। इसलिए ये किसी आम ऐसे कैदी की रिक्वेस्ट नहीं है जो असाइलम सीकर है, कह रहा है कि मुझे सियासी पनाह दे जाए, मेरे साथ बड़ा जुल्म होने लगा है। तो ये कॉन्विक्ट है जिसने आके वापस सेंटेंस सर्व करना है। दूसरी डिस्टिंक्शन जो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये भी पहले कभी नहीं हुआ, कि ये उसकी हवालगी के लिए पाकिस्तान की रियासत एक इंस्ट्रूमेंट है। पाकिस्तान की रियासत एक फरीक नहीं है, फरीक अदालत है बुनियादी, जो ये कहती है कि उसको पकड़ के लाओ, हमारा दिया हुआ जो सेंटेंस है वो मुलजिम सर्व करेंगे नवाज शरीफ साहब। तीसरी जो डिस्टिंक्शन में ड्रा करता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में से जो भी सर्व होती है बाहर, अगर किसी जगह पे कोई समन है, कोई स्पीना है, कोई वारंट है या उसकी एग्जीक्यूशन होती है, तो रियासत पाकिस्तान के इदारे, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराए। अब मैं वापस लेके चलता हूँ आपको कि वहाँ जो वो कमेटी या कमीशन जो बनेगा वो बैठ के एक फ़ैसला ये करेंगे कि रियासत क्यों मांग रही है। दूसरा, वो रुक जाते हैं जब किसी को डेथ पेनल्टी किसी मुकदमे में होने का खदशा हो, तो वो फिर वो रुक जाते हैं। तो डेथ का तो केस ही नहीं है, ये तो सर्व कर रहे हैं। उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं सारे करप्शन के हैं, उनमें सजाए मौत किसी में भी नहीं हो सकती। और तीसरा और आखिरी ये है कि इस वक्त बरतानिया के अंदर भी जो वहाँ की अशराफिया है, हुकूमती अशराफिया है, उसके एक आध लोग बोल भी चुके हैं और वो कह चुके हैं कि हम ये दाग बरतानिया के माथे पे नहीं लगा सकते कि कोई ऐसा सजा याफ्ता मुजरिम जिसने मुल्क में जाके सेंटेंस सर्व करना है, उस भगोड़े को हम पनाह दें। इसलिए जो पाकिस्तान के लीगल ऑप्शन हैं उनमें से आज मैं इजाफे की एक और बात कर देता हूँ, वो ये है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत और मुतल्लिका वजारतें और मुतल्लिका इदारे हैं वो इस सिलसिले में सरगर्म हैं, और जो उनकी जिम्मेदारी है वो मैं कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो जरूर पूरी करेंगे। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि किसी मुआहदे के नतीजे में हवालगी हो सकती है, उनको मालूम नहीं है कि डिस्टिंक्शन कहाँ ड्रॉ करता है उनका कानून और उनके यहाँ जो ज़वाबित हैं। ये बताइए कि ये जो NRO का मामला चल रहा है इतना, ये एकदम क्यों इतना सामने आ गया? दूसरे के साथ ही क्या ये कोई एक्सट्रेडिशन के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें जो आप कर रहे हैं उनको एक किस्म का और दोबारा ऑपरेटिव कि जिसके ज़रिए मियाँ साहब को वापस ला सके हम? देखिए, एक तो उनके जाने के बाद के मेरे ख्याल में दो रेफरेंस हैं, एक की आज मंजूरी है, एक थोड़ा सा पहले का है।
उनमें भी उनको प्रोसेस अगर होता है तो उनको वापस आना पड़ेगा, आके वो वहाँ से प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं, पाकिस्तान में आके उस बेल की कन्फर्मेशन के ऊपर बहस हो सकती है। ये एक पहलू इसका हो गया। दूसरा, एनआरओ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि असल झगड़ा क्या है। मसलन जो लोग आज कहते हैं 2 साल बाद कि कोई तलखी का माहौल पैदा हुआ है, 2 साल पहले जिस दिन इमरान खान ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद मेडन स्पीच की, ये भी गालिबन किसी और मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बाइकैमरल सिस्टम हो कि वज़ीर आज़म खड़ा होता है वो तकरीर ही नहीं कर सकता, फिर वज़ीर आज़म माइक पकड़ते हैं और जिस तरह चौक में जाके जलसे में खिताब होता है, इस तरह से उनकी मेडन स्पीच थी। तो उस दिन क्या था, उस दिन क्या खराबी हो गई थी, उस दिन किसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी? यहाँ मैं रुक के एक बात ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं ये सारी की सारी हुई हैं शुरू या नवाज शरीफ साहब के दौर में बीबी साहिबा के खिलाफ और उनके जो साथी थे उनके खिलाफ, और या फिर उनके दौर में नवाज शरीफ एंड कंपनी के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी, सिवाय 2 कार्रवाइयों के। 2 कार्रवाइयाँ कौन सी हैं? पैनामा वाली है एक, और दूसरी है फेक अकाउंट्स में से जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे इस वक्त दोनों पार्टियों के सरबराहों के ऊपर और उनके ख़ानदानों के ऊपर बने हुए हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ी सी ये भी तारीख ताज़ा कर देता हूँ, ये भी गालिबन किसी ने पहले बात नहीं की है कि जब पैनामा में नाम आया तो नवाज शरीफ साहब ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखूंगा कि पैनामा की तहकीकात की जाए। उस वक्त जस्टिस जमाली साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक ख़त लिखा। ख़त जब पहुंचा उन्होंने हमें नोटिस किया, इमरान खान गए, मैं साथ था, बाकी हमारी सारी टीम मौजूद थी। वहाँ जाके उन्होंने हमें कहा कि मैं इस पर कमीशन बनाता हूँ। तो हमने उनसे कहा कि 2 दिन का टाइम दें, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू कंसल्ट, हम आपको 2 दिन बाद बताएंगे। इस दौरान हम उनसे इजाज़त लेके एक लॉ ऑफिसर के कमरे में इमरान खान साहब, मैं और 3-4 और दोस्त थे, वो जाके बैठ गए और ये हमने कहा कि हम 2 दिन का टाइम लेते हैं। 2 दिन के टाइम में हमने शाम को मीटिंग की और अगले दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब ने और कहा जी हम कमीशन नहीं मानेंगे। इसलिए जब हम गए तो वो कमीशन वाली बात ख़त्म हो गई और फिर पिटीशन आ गई। इसी दौरान आईनी पिटीशन का हमने फैसला किया और वो जो केस था उसके दौरान नवाज शरीफ साहब ने, जब हम इस एक्सरसाइज में लगे हुए थे तो वो कौमी असेंबली में आ गए। अयाज सादिक साहब उनके स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि अयाज सादिक साहब ये हैं वो वसाइल और ज़राए जो मेरे अब्बा जी ने कमर बांधा था और जाके वो उन्होंने दुबई में से कमाया था, तो इसलिए ये सारे कागजात मैं आपके सामने रखता हूँ। आप अयाज सादिक साहब से पूछ लें वो कागजात कहाँ हैं। मैंने बड़ा ढूंढा है, मैंने असद कैसर साहब को और जो असेंबली सेक्रेटेरिएट, मैंने कहा कोई एक अगर लफ्ज़ भी कोई लिख के दिया हुआ है नवाज शरीफ साहब ने तो वो मुझे चाहिए। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का इंचार्ज मिनिस्टर हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ पार्लियामेंट में, इसलिए मैंने उनसे कहा, वो कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना उन्होंने ऐसा दिया। अब आ जाइए जो केसेस बने ओमनी ग्रुप के ऊपर बने या शहबाज साहब के टीटी ग्रुप के ऊपर बने, ये चीनी वाले बने या वो बने फालूदे वाले, वो इस तरह से हुआ कि इनके दौर में ही एक FIA ने तहकीकात शुरू की थी। नवाज शरीफ साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के तीसरे दौरे हुकूमत ने तहकीकात शुरू की और बशीर मेमन साहब वहाँ पेश होते रहे और वहाँ उन्होंने जब तहकीकात की तो पता लगा कि पाकिस्तान में तो बहुत बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसके लिए बैंक इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके लिए फॉरेन अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब इतने बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग हो तो 2 खदशात होते हैं कि उस मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से एक तो पाकिस्तान का खजाना खाली होता है और क्राइम प्रोसीड्स भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा सकते हैं कि जराइम के जरिए से कमाए हुए पैसे। तो इसमें तो इमरान खान का कहाँ पे एजेंडा आ गया था, उस वक्त कहाँ था ये एजेंडा बड़ा सादा है। इन मुकदमात को आज अगर मैं यहाँ ऐलान कर दूं अभी प्राइम मिनिस्टर से बात करके कि मुकदमात खत्म हो गए, तो कल आप देखेंगे ये मिठाइयाँ लेके हमारे दरवाजे के बाहर खड़े होंगे। जी। इसलिए नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में कानून से कोई बालातर नहीं है, हुक्मरान हो, वजीर हो, कोई और हो। जब अगर किसी पे इल्ज़ाम लगे, इल्ज़ाम गलत भी हो सकता है, तो साबित करने का क्या तरीका है? जलसा करके कोई साबित करेगा या स्ट्रीट जस्टिस करेगा या अदालत में जाएगा? ये तो अपने इदारों पे अदम एतमाद है कि वो NRO के जरिए से पिछला दरवाज़ा और पतली गली जो इमरान खान के दौर में खुलने वाली नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि NRO अब हुकूमत नहीं बल्कि हम देंगे, वो कह रहे हैं ये ऑप्शन हमारे पास है। दूसरा ये आपने पतली गली का जिक्र किया है और जो चैलेंजेस हैं मुल्क में, निज़ामी साहब ने भी पहले बात की, आपने भी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा की बात की। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी किस जानिब लेके जा सकती है
और पीडीएम को क्या पॉलिटिकली कुछ इंगेज किया जा सकता है? बुनियादी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये बुनियादी सवाल है। पहली बात यह है कि पंजाब में हुकूमत अक्सरियत के साथ चल रही है, मरकज़ में हुकूमत अक्सरियत के साथ चल रही है, वफाक में केपी में अक्सरियत के साथ चल रही है, बल्कि भारी अक्सरियत, और बलूचिस्तान में अक्सरियत के साथ ये हुकूमत चल रही है। बलूचिस्तान में जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को आसिफ साहब ने हटाया था तो उन्होंने वहाँ खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी हुकूमत हटाऊंगा, और उन्होंने हुकूमत हटा के दिखा दी। अब जो असली इशू है वो ये है कि अनसर्टेनिटी कहाँ है। अनसर्टेनिटी एक अनदेखा खौफ और प्रोपेगंडा है सिंध की हुकूमत का। कभी वो कहते हैं कि आप हमें ये बताइए, यकीन दहानी कराएं कि गवर्नर राज तो नहीं लगेगा। कभी वो कहते हैं कि आप आइन का आर्टिकल फलाना तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। कभी कहते हैं कोई इमरजेंसी तो इन्वोक नहीं हो रही है। और कभी वो फिर इसके ज़रिए से दबाव डालना चाहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि हम उनके साथ हाथ मिला लें, और हाथ मिलाने के बाद फिर जो इससे पहले बिजनेस एज यूजुअल पाकिस्तान में चलता रहा है वो चले, और तब्दीली को भूल जाएं और एंटी स्टेटस को एजेंडे को भूल जाएं। इसलिए किस जगह पे कोई ऐसी बड़ी बात है खुदा न खास्ता कि जिससे पाकिस्तान का निज़ाम या पाकिस्तान का मुल्क या पाकिस्तान की रियासत गैर मुस्तहकम हो सकती है। ये जो जलसा हुआ आपने देख लिया कि गुजरांवाला का 60 किलोमीटर अराउंड, लाहौर की मैं बात निज़ामी साहब नहीं करने लगा, सिर्फ गुजरांवाला में 21 सीटें, 21 में से 19 सीटें मुस्लिम लीग नून के पास हैं जहाँ पे फेयर इलेक्शन हुआ। 2 सीटें जो हमारे पास हैं वहाँ पे अनफेयर इलेक्शन हुआ।